जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़। तो कॉन्स्टिट्यूशन का आज हम पार्ट डिस्कस करेंगे, प्रस्तावना, प्रियम्बल। तो पहले हमको ये पता होना चाहिए कि प्रियम्बल लिया कहाँ से गया है। तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने प्रियम्बल को या प्रस्तावना को अमेरिका से लिया है, जिसकी भाषा ऑस्ट्रेलियाई है। विचार अमेरिका से लिया गया है, लेकिन उसकी जो प्रियम्बल की लैंग्वेज है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और प्रियम्बल में अभी तक देखा जाए तो 75 साल हो गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बने, उसमें सिर्फ एक बार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं। पहला समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष, तीसरा अखंडता। ये तीनों शब्द को जोड़ा गया है, जो पहले नहीं था। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये तीनों शब्द नहीं थे, जिसको 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। पहला समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। प्रस्तावना का जो थॉट है या विचार है वो सर्वप्रथम कब आता है? 1919 के अधिनियम में। उसमें बताया जाता है कि प्रस्तावना है, और वहीं से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में 1919 के अधिनियम से ही प्रस्तावना का विचार लिया गया है। देखा जाए तो प्रस्तावना न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराई जा सकती। अगर प्रस्तावना में दिए गए जो विचार हैं या जो राइट्स हैं उनका उल्लंघन होने पर हम न्यायालय नहीं जा सकते, ठीक है। तो न्यायालय उसको लागू नहीं करवा सकती है। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय बताए गए हैं, जैसे कि पहला है सामाजिक, समाज से रिलेटेड जो भी न्याय है वो प्रस्तावना में बताए गए हैं कि आम जनता को मिलना चाहिए। फिर है आर्थिक न्याय और है राजनीतिक न्याय। तो आर्थिक न्याय में आपको अपने आजीविका के लिए जो भी करना है आप वो कर सकते हैं। और तीसरा जो है वो है राजनीतिक न्याय, ठीक है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है, जिसमें पहला है विचार, फिर उसकी अभिव्यक्ति, फिर विश्वास, धर्म और उपासना। तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं बताई गई हैं। इनको याद रखने के लिए आप ऐसा भी दिमाग में ट्रिक बना सकते हैं कि विचारों की अभिव्यक्ति जो आप कर रहे हैं उस पर आपका विश्वास होना चाहिए, और जो विश्वास कर रहे हैं उसके आधार पर आप अपने धर्म का पालन करते हैं, और धर्म जो आप जिसके ऊपर आपने विश्वास किया है उसका उपासना करने की आपको स्वतंत्रता प्रियम्बल में दी गई है। इसी के साथ ही 2 प्रकार की स्वतंत्रताएं बताई गई हैं प्रियम्बल में। पहली प्रतिष्ठा और दूसरी अवसर। प्रतिष्ठा की समानता मतलब समाज में आप एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में आपको जाना जाए, आपकी गरिमा बनी रहे, उसके लिए आपको प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता, कि समाज में सभी को एक समान प्रतिष्ठा और एक समान सभी चीज़ों में अवसर दिया जाएगा। सॉरी। उद्देशिका के बारे में बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें बोली हैं, जैसे कि बी आर अम्बेडकर ने बोला कि आर्टिकल 32 संविधान की आत्मा है। उसी प्रकार जवाहरलाल नेहरू ने आर्टिकल 19 को संविधान की आत्मा बोला है। अगस्टिन ने डीपीएसपी को संविधान की आत्मा बोला है। के एम मुंशी ने प्रस्तावना को भारतीय राजनीति की जन्म कुंडली बोला है। क्या बोला है? जन्म कुंडली बोला है। किसने बोला है? तो के एम मुंशी ने बोला है। प्रमुख प्रसिद्ध न्यायविद हैं N.A. पालकीवाला। उन्होंने संविधान का परिचय पत्र बोला है प्रस्तावना को। उन्होंने बताया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का परिचय पत्र है। सॉरी। क्योंकि ये हमको बताता है कि हमारा भारतीय संविधान किस प्रकार का चरित्र रखता है, इसीलिए इसको परिचय पत्र बोला गया है। और देखा जाए तो प्रस्तावना से रिलेटेड जो भी सुप्रीम कोर्ट में केस गए हैं और उसके वर्डिक्ट जो आए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिए हैं, उनके आधार पर हम प्रस्तावना के बारे में और क्या क्या बोल सकते हैं या समझ सकते हैं कि प्रस्तावना हमें संविधान में और समाज में क्या क्या करने की छूट देता है। तो बेरूबाड़ी बनाम भारत संघ का जो केस होता है वो होता है 1960 में। तो इस केस में क्या होता है कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बताया जाता है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, और 368 जो संविधान संशोधन का आर्टिकल है उसके द्वारा प्रस्तावना में संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसमें एक बात और बोली गई थी कि जहाँ पर संविधान में शब्दों को या भाषा स्पष्ट ना हो, उन्हें समझने के लिए प्रस्तावना का हम
उपयोग कर सकते हैं या उसकी सहायता ले सकते हैं। तो ये दोनों बात बेरूबाड़ी बनाम भारत संघ 1960 के केस में बोली गई थी। क्या बोली गई थी कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और इसको 368 संविधान संशोधन का जो आर्टिकल है उसके तहत संशोधन नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये जरूर बोला गया था कि संविधान की भाषा जब अस्पष्ट हो तो उसे समझने के लिए प्रस्तावना का सहयोग या हेल्प लिया जा सकता है। उसके बाद फिर आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य संघ। ये तो बहुत प्रसिद्ध केस है, आपको पता ही होगा। ये आया था 1973 में। ये तो इसमें बोला जाता है कि संविधान प्रस्तावना जो है वो संविधान का अभिन्न अंग है और 368 के द्वारा संशोधन संभव है और ये न्याय योग्य है। लेकिन इसमें ये बोला गया था कि ये न्याय योग्य नहीं है। इसमें ध्यान देने वाली बात एक और है, वो ये है कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो किया जा सकता है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने जो प्रस्तावना में जो शब्दों का या जो विचार है, जो मूलभूत जो विचार है, उसके साथ छेड़खानी नहीं की जा सकती है। लेकिन इसमें वर्तमान समय को देखते हुए परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को बिना छुए, बेसिक स्ट्रक्चर में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार देखा जाए तो प्रस्तावना का जो स्वरूप है वो 5 तरीक़ों से समझा जा सकता है कि हमारे भारतीय संविधान में प्रस्तावना के स्वरूप क्या हैं। जैसे कि ये बहुत सारे वनडे एग्ज़ाम्स या देखा जाए तो पीसीएस एग्ज़ाम्स में ये भी क्वेश्चन आते हैं कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है भारत, भारत समाजवादी है क्योंकि समाजवाद को सॉरी प्राथमिकता देता है। उसी प्रकार देखा जाए तो भारत पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष बोलने का मतलब ये होता है कि भारत किसी भी धर्म को प्राश्रय नहीं देता है, मतलब किसी भी धर्म नहीं है भारत में। भारत पंथ निरपेक्ष है कि यहाँ विभिन्न विभिन्न धर्मों को भारत बढ़ावा देता है और इसीलिए बोलते हैं ना कि भारत डाइवर्सिफाइड कंट्री है। उसी प्रकार से देखा जाए तो भारत लोकतांत्रिक राष्ट्र है। दुनिया में देखा जाए तो सबसे बड़ा लोकतंत्र अगर कोई है या डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को डेमोक्रेसी बोला जाता है, तो सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री कोई है अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो क्या है? भारत। और क्या है? गणराज्य। गणराज्य बोलने का अर्थ ये होता है कि ये कोई वंश परंपरा के तहत चला आ रहा कोई ऐसा पद नहीं है भारत में कि जिसमें वंशावली फॉलो किया जाए कि किसी कोई अगर आज मान लो जैसे द्रौपदी मुर्मू हमारी राष्ट्रपति है तो अब द्रौपदी मुर्मू की जो बच्चे हैं वो ही राष्ट्रपति बनेंगे। जैसे ब्रिटेन में ऐसा होता है कि क्राउन से रिलेटेड जो लोग होते हैं वही वहाँ के राष्ट्रपति बनते हैं या प्रमुख होते हैं, सम्राट होते हैं। तो वो वाला तरीका भारत में नहीं अपनाया जाता है। आगे बढ़ें तो हम देख सकते हैं कि प्रस्तावना जो है वो भारतीय संविधान में नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देशिका प्रस्ताव के रूप में पेश किया था, जिसको भारतीय कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने 22 जनवरी 1947 को पारित किया था, जिसके आधार पर जो बाद में यही प्रस्तावना का रूप ले लेती है। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो आदर्श है वो फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। जो ये तीनों जो आदर्श जो अपनाए हैं हमने वो फ्रांस की क्रांति से अपनाए हैं। उसी प्रकार अगर आगे बढ़ें तो देखें कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के तत्वों को 1917 के रूस के क्रांति से लिया गया है। कौन कौन से? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्वों को 1917 के रूस के क्रांति से लिया गया है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि उद्देशिका सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, जिसको एस.आर. बोमई मामला जो आया था 1994 में, उसमें बताया गया है कि उद्देशिका सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त होगी। पंथ निरपेक्षता को इसी केस में संविधान का मूलभूत ढांचा भी घोषित किया गया था कि पंथ निरपेक्षता जो है वो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है या मूलभूत ढांचा है। उसी प्रकार देखा जाए तो इसको तो हमने डिस्कस कर लिया है। तो आगे बढ़े हैं तो और क्या है? व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करना संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत एक संकल्प है। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा वो संकल्प लेता है कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करना संविधान का कर्तव्य होगा। उद्देशिका के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता जो है वो किसके हाथों में होती है? तो
जैसे हम प्रियम्बल पढ़ते हैं तो उसमें पहले ही लिखा होता है हम भारत के लोग अर्थात भारत की जनता में निहित है। ठीक है, फिर आगे बढ़े तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्यों एवं आदर्शों की व्याख्या संविधान में मूल अधिकारों, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्यों के अध्याय में किया गया है। ये जो प्रस्तावना के जो थॉट्स हैं ना, वो हमको संविधान के बहुत सारे विभिन्न विभिन्न भागों में मिलते हैं। जैसे कहाँ पे मिलता है, पहला तो मूल कर्तव्यों में मिलता है, नीति निर्देशक सिद्धांतों में मिलता है और मूल कर्तव्य में मिलता है। उद्देशिका का या प्रियम्बल का जो थॉट है वो यहाँ पर हमको देखने के लिए मिलता है। उसी प्रकार आगे बढ़ा जाए तो देखें कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा। अगर प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। यह विचार सुभाष कश्यप ने दिया था प्रस्तावना को लेकर, उन्होंने ये वक्तव्य दिया था। एस आर बोमईवाद में पंथ निरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा बोला है, जैसे कि हमने पहले ही इसको डिस्कस कर लिया है। और एक केस और आया था जिसमें संविधान से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब प्रस्तावना से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वर्डिक्ट दिया था। उसमें क्या बोला था, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि उद्देशिका को संविधान का मूलभूत ढांचा कहा गया था। इसी केस में संविधान के जो प्रियम्बल है ना या उद्देशिका, उसको मूलभूत ढांचा के रूप में दर्शाया गया था। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही।